नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिस तरह की सरकार होती है, सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से ही ये तय होता है कि विभिन्न मंत्रीगण और विभिन्न विभाग किस तरह का निर्णय लेंगे। केंद्र में जिस तरह की सरकार बैठी है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार बैठी है, तो सरकार के जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उनसे ये तय होता है कि सरकार आखिर प्राथमिकताओं में कौन सी बात शुमार करेगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में स्पष्ट तौर पर पहली चीज़ धर्म है। ये मैं अपनी आपसे ये बातें नहीं कहता हूँ, सरकार के विभिन्न क्रियाकलाप आप देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि पहली प्राथमिकता में धर्म है। लेकिन सरकार की नुमाइंदगी कोई भी कर रहा हो, बैकअप से ये सरकार को चलाने वाले लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, नागपुर में बैठे हुए लोग। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई सरकार चलाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी प्राथमिकता में जाति होगी, और वो भी सवर्ण जातिवाद। लेकिन एक फ़र्क है, सवर्ण जातिवाद में बनिया और कायस्थ सिर्फ छींटे मारने के लिए होंगे, यानी कि सिर्फ उनको इतना दे दिया जाएगा कि उनको ये कहा जाता रहे कि तुम हमारे साथ लगे रहो। इस सरकार में और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएंगे? ब्राह्मण लोग नंबर 1 पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ को चूंकि मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो उनके स्वजाति ठाकुर लोगों को भी कुछ महत्व मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत महत्व। लेकिन सरकार का मूल स्वरूप अगर जातिवादी है तो उसमें सबसे पहले लाभ लेने वालों में ब्राह्मण समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ये मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, कोई भी बात कहता हूँ पूरे आंकड़ों के साथ कहता हूँ, पूरे तथ्यों के साथ कहता हूँ। तो इस बार नेशनल जनमत के इस वीडियो में हम ओबीसी एससी एसटी के साथ एक नई साजिश का खुलासा करने वाले हैं। ये वो साजिश है जो आप खुली आंखों से देखते हैं, समाचार पत्रों में 3-3 4-4 लाइन छपती है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये साजिश है जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेस, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों की साजिश। नियुक्तियां कौन सी? विनियमितीकरण, यानी कि उनको परमानेंट करने की साजिश। और साजिश मैं उसको क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन बता देता हूं। 756 मानदेय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो मानदेय पे शिक्षक काम कर रहे हैं डिग्री कॉलेजों में। सरकार का मतलब सरकार के उप मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री का मतलब उच्च शिक्षा मंत्री पंडित दिनेश शर्मा ने यह तय कर लिया है कि इन 756 लोगों को मुझे बैकडोर से एंट्री करनी है। मेरा नेशनल जनमत के माध्यम से सवाल है इस सरकार से कि जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है, जब कोर्ट ये कह रही है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये बात कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से, उसमें रिटन परीक्षा के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से नियुक्तियां करनी हैं, तो फिर पंडित दिनेश शर्मा बैकडोर से इन 756 लोगों की नियुक्तियां क्यों करवाना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि इन 756 लोगों में आखिर कौन लोग शामिल होंगे जिसकी वजह से दिनेश शर्मा जी इतना इनिशिएटिव लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो अधिनियम है उसको बदलवाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। हो सकता है कि जब मेरा वीडियो आप तक पहुंचे 1-2 दिनों में ही तो ये बदल चुका हो, क्योंकि सरकार बहुत तेज़ी से इसकी ओर इसलिए आगे बढ़ रही है कि मैं बता देता हूं कि इसके लिए पैरवी करने वाले कौन लोग हैं। डॉक्टर एस पाठक, डॉक्टर एस शुक्ला, डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर SN तिवारी, डॉक्टर रघुवर पांडे, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे और डॉक्टर मनोज पांडे। आपने नामों को सुन लिया, उनके टाइटल भी गौर से देख लीजिए और आप खुद समझ जाएंगे जो 756 नियुक्तियां हो रही हैं उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा, उसमें किसी खास जाति वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। विनियमितीकरण की प्रक्रिया सरकार इसलिए ला रही है, देखिए सरकार के सामने बहुत सारे संगठन इस बात को लेकर पहुंच रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हम काफ़ी सालों से नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हीं लोगों को नियमित करेगी, उन्हीं लोगों को नौकरी देगी जो उसके ढांचे में, उसके जातिगत ढांचे में फिट बैठेंगे। एक बड़ा उदाहरण है ये। अब मैं आपको बता देता हूं कि खेल कहां कहां पर हो रहा है। मेरा सवाल सरकार से ये है कि जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बना हुआ है तो उच्चतर शिक्षा आयोग में एक भर्ती होती है जिसमें लिखित परीक्षा की जाती है, साक्षात्कार किया जाता है, तो दूसरी तरफ आप डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से, फॉर्मेलिटी की साक्षात्कार के माध्यम से 756 लोगों को भरने की साजिश क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ वजह यह है कि ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन न देना पड़े? एक वजह यह हो सकती है। दूसरा एक सवाल मेरा यह है कि वित्त विभाग ने जब आपत्ति जाहिर की थी, वित्त विभाग ने यह कहा था कि जो ये लोग अपने को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं, इन लोगों को लिखित परीक्षा कराइए आयोग के माध्यम से और वेटेज दे दीजिए कुछ अंकों का, क्योंकि ये लोग पहले से पढ़ा रहे थे। तो आपने वित्त विभाग की महत्वपूर्ण अनुशंसा को क्यों खारिज कर दिया? तीसरा मेरा सवाल ये है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने जब विज्ञापन संख्या 49 के तहत 534 पदों को
की भर्तियां निकाली थी तो आपने वो पद वापस क्यों ले लिए? शायद वो पद वापस इसलिए लिए गए कि उन पदों में जब नियुक्तियां होती तो उसमें आरक्षण का ध्यान रखना पड़ता, उसमें योग्य लोग आते, तो योग्य लोग जब आते तो उसमें ओबीसी एससी एसटी भी होते। लेकिन इन 756 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में वही प्रोफेसर नियुक्त होकर आएंगे जो गेटिंग सेटिंग के खेल में गुरुजी के पैर पकड़कर कहीं मानदेय पर लग गए थे और उन्हीं को आप परमानेंट करने जा रहे हैं। शायद यही एक रीजन है। एक सवाल और है मेरा कि विधानमंडल के मौजूदा सत्र में आप इसको विधेयक लाने की तैयारी में हैं और विधेयक ला करके एक्ट में बदलाव करने की तैयारी में हैं। आखिर क्या वजह है? जब आप योग्यता, एक तरफ आप योग्यता की बात करते हैं ये सारे लोग कि जब ये तमाम परीक्षाएं होंगी तो उसमें योग्य लोग आएंगे, दूसरी तरफ आप बैकडोर से एंट्री क्यों करना चाहते हैं? विधेयक क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए नेशनल जनमत के दर्शक के लोग। अपने बहुजन समाज के जो नेता अपने आप को कहते हैं, सामाजिक न्याय के नेता जो अपने आप को कहते हैं, उनसे जाइए, उनके पास इस सवाल को लेकर जाकर कहिए और उनसे कहिए कि 756 वैकेंसी जो बैकडोर से हो रही हैं इनको रोकिए, नहीं तो यही लोग वो लोग होंगे जो आपके बच्चों को पीएचडी करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि मेरे घर की सब्जी लेकर आओ, पहले मेरे घर के काम काज करो तब मैं पीएचडी दूंगा। ध्यान दीजिए, ये आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। इसमें मैं सवाल क्यों उठा रहा हूँ? मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का 2008 का एक गजट है, उस गजट में उसने कहा है कि महाविद्यालयों में नियुक्तियां करने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, जेआरएफ, नेट, इसके अलावा जो जिनको बनाया जा रहा है उसने शोध प्रकाशन में कितनी रुचि ली है, शिक्षण में कितने साल से पढ़ाया है, इसके अलावा शिक्षण क्षेत्र में उनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, इन सब आधार पर नियुक्तियां करनी थी। लेकिन दिनेश शर्मा ने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। इतना ही नज़रअंदाज नहीं किया है, कोर्ट का डिसीजन भी नज़रअंदाज किया है। जब 1998 में इन सारे लोगों को अनुदान मानदेय पर रखा जा रहा था तो इनका एक क्लॉज 3 था। उस क्लॉज 3 में इनसे स्पष्ट तौर पर यह कहलवाया गया था कि हम कभी भी जीवन में विनियमितीकरण की मांग नहीं करेंगे। लेकिन 2011 में जब ये बात आई कि ये गलत तरीके से रखे गए हैं सारे लोग मानदेय पर, तो 2011 में शासनादेश निरस्त कर दिया गया। उस शासनादेश निरस्तीकरण के विरुद्ध में मैं बताता हूँ आपको कि अनुराग त्रिपाठी, गौरव मिश्रा समेत तमाम सारे लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से रिलीफ मांगा। उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना हमें नियमितीकरण किया जाए। तो कोर्ट ने उसमें एक बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, जब तक आयोग से नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं तब तक इन लोगों को ही पढ़ाने दिया जाए, एक बात। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही थी कि अगर बैकडोर से आप एंट्री करनी है तो एक बार में जितने भी ये शिक्षक हैं उनको आप नियुक्त कर लीजिए। इसके बाद से सारी नियुक्तियाँ अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हिसाब से और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के हिसाब से होंगी। तो इसमें भी सरकार ने अभी मई 2017 तक, मैं बताता हूं आपको कि 174 नियुक्तियां अभी तक कर ली हैं। तो जब एक बार आपने नियुक्ति कर ली तो कोर्ट के डिसीजन को आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? कोर्ट ने जब कहा था कि एक बार भरने के बाद आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इस हिसाब से ही नियुक्ति करेंगे, तो आखिर ये बैकडोर एंट्री क्यों? ये मेरा एक बड़ा सवाल है। कोर्ट ने जब ये कहा था कि जो आप नियुक्ति करेंगे उसमें आरक्षण का पालन करेंगे, तो आखिर इन नियुक्तियों में आरक्षण का पालन क्यों नहीं? शायद वजह यही है। एक बात सुनने में ये भी आ रही है कि इन 756 लोगों में लगभग 90% लोग एक खास वर्ग, खास समुदाय के लोग हैं। तो मैं नेशनल जनमत के अपने देखने वालों से फिर से एक अपील करूंगा कि अभी समय है, समय रहते अगर आप चेत गए तो ये 756 पद आप बचा पाएंगे, नहीं तो 756 पद उन लोगों के खिलाफ चले जाएंगे जो आपके आरक्षण के विरुद्ध हैं, जो ये बात बार बार कहते हैं कि हम योग्यता से आए हैं। वो बैकडोर एंट्री के माध्यम से आपके सारे पदों को खा जाएंगे। आप देखते रहिए नेशनल जनमत। इस मामले में कौन लोग कोर्ट में जाते हैं, कौन नेता आवाज़ उठाते हैं, हम इस बात तक आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है